जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। एकदम शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होगा, एक एक सवाल बढ़िया होगा। आपको ऐसा नहीं है कि शुरू का 10 मिनट देखे फिर छोड़ दिए, लास्ट का 10 मिनट देखे फिर छोड़ लिए, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे। इन सब बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर सफलता का कीड़ा अंदर काट रहा है ना, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मुझे विश्वास है। और उन लोगों के लिए खास मैसेज है जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया है, जो लोग पेड कोर्स के स्टूडेंट है, भाई तुम लोग के लिए वीडियो देखना, प्रैक्टिस सेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आएगा कि सवाल को कैसे कैसे लगाना है। हम आपको कंसेप्ट, ट्रिक, लॉजिक जो भी है कोर्स में हम आपको पूरा का पूरा बात समझाएं। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। हाँ, नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट जाना और LCM HCF का वीडियो जाना बाकी है। तो कुछ लोगों का मैसेज भी आया कि सर वीडियो को दीजिए, एग्ज़ाम है हमारा। तो भाई वीडियो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। मैक्सिमम 7 से 10 दिन में पहुंच जाएगा। क्या है ना कि एक तो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो सब कुछ बना हुआ है, बस थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग रहा है। सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया था, तो एडिटिंग में टाइम लगता है। देखिए क्या होता है ना कि अगर वो वाला सिस्टम रहता, डिजिटल बोर्ड वाला, तो 2 महीना में हम पूरा गणित को निपटा देते एकदम तरीके से। टाइम नहीं लगने देते, जो टाइम लगता सवालों को टाइप करने में लगता। यहाँ पे क्या है कि लिखते हैं, मिटाते हैं, वो भी दोनों भाषा में। आपको दोनों बाइलिंगुअल बोले, पूरा कोर्स में कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है। आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगता है लिखने में, समझाने में, फिर मिटाओ, फिर लिखो, फिर समझाओ, फिर एक एक पोर्शन को काट के जोड़ना है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन का शुरुआत हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये जो अपना प्यारा सा ऐप है इकलौता, फोकस स्टडी विद अभी, इस पे आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स 299 में मिल जाता है। कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस, एकदम सारा का सारा क्लास अवेलेबल है। जाइए और भिड़ जाइए। एक एक वीडियो को 10-10 बार देखिए, सोते जागते उठते बैठते। आप जितना देर रील्स देखते हैं, जितना देर शॉर्ट्स देखते हैं, वही टाइम को आप ये वीडियो देखने में इस्तेमाल करिए। आपका टाइम भी यूज हो जाएगा, कंसेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। बाकी का टाइम आप सारा सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ठीक है, और आप जैसे मैथ का कंप्लीट कोर्स लेते हैं, आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाता है। मैथ का टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाता है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 75 का है। जनरल साइंस अभिषेक सर ले रहे हैं और ये 499 का है। कंप्लीट जनरल साइंस है, वो आपको वीडियो यूट्यूब पे दे रहे हैं, कोर्स में भी दे रहे हैं, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं हम, 199 का है, बिल्कुल टारगेटेड है, इधर उधर की बातें बिल्कुल। और वैसे भी हम इधर उधर का बात पढ़ाने के दौरान करते नहीं हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है, आप जाके इसको भी लगाइए। बहुत लोग लगा रहे हैं कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज, फ्री है शायद इसीलिए। ठीक है, तो लेवल अच्छा रखें, हम लेवल अच्छा रखें, आप जाके लगाइए। अच्छा, GS का टेस्ट सीरीज आपके सामने बहुत जल्दी आ रहा है, उस पे काम चल रहा है। देखिए, सवाल को सेट करना, एग्जाम के लेवल को मैच करना, एग्जाम के अकॉर्डिंग सवाल को रखना थोड़ा वक्त लेता है, तो उस पर भी काम चल रहा है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और इन सब का एक कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। आप जाके ऐप पे एक्सप्लोर कर लीजिएगा, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होगा, एक एक सवाल को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। वो शॉर्ट अप्रोच क्या होगा जिससे एग्जाम में आप सवाल को जल्दी से जल्दी अपने विरोधी से पहले आप तोड़ सकते हैं। देखिए, आपके सिवा सब आपका कंपटीटर है। हर लोग चाहेगा कि आप जो है
स्कोर ना करें, चाहे आपके दाएं बैठा हो, बाएं बैठा हो, आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, आप समझिए आपको कितना स्कोर करना है, एकदम चुपके से बिना किसी को बताए। किसी को मत बताओ तुम क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अपना मगन में, अपना धुन में एकदम रम जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मेहनत से, स्मार्ट तरीका से, ठीक है। तो एक एक सवाल देखना मेरे भाई, है ना। हमसे देखिए सवाल को और इसका आंसर बताइए। कहता है कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है, 65 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल 56 प्राप्त होता है। अगर कोई भी नंबर को हम, अगर एक कोई नंबर है उसको 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 बचता है। अगर उसी संख्या को हम 13 से विभाजित करें, अगर उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल x बचता है। तो √5x - 2 का मान क्या होगा। देखिए जब ऐसा सवाल आए ना, कोई संख्या को हम 65 से भाग लगाएं तो शेष बचा 56। अगर उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, जिसको हम 65 से भाग दिए थे, उसी संख्या को अगर 13 से भाग देंगे तब शेषफल x बचेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो जब आपको हम एग्जाम में करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको बेसिक भी बताएंगे। जब हम संख्या को 65 से भाग दिए तो शेष बचा 56। अब अगर उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो शेष उतना ही बचेगा जितना हम इस शेष जो 56 बचा ना, 56 को आप 13 से भाग लगा दीजिए, 13 चौके 52, 52 तक काट दिए, 4 शेष बचेगा। जब उसी संख्या को 13 से भागा देंगे तो शेष 4 बचेगा। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ 4 रख दीजिए, 4 पचे 20, 20 में 2 गया 18, √18, 9 दूना 18, 3√2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भरबली। 3√2 क्या होगा, आंसर हो जाएगा भरबली। हम आपको क्या बोले कि कोई भी एक निश्चित संख्या है उसको हम 65 से भाग दें तो शेष कितना बचा, 56। अगर हम उसी संख्या को 13 से भाग दें, 13 से भाग दें तब शेष कितना बचेगा। तो आप ना जो शेष बचा ना उसको 13 से भाग लगा दीजिए, तब 4 शेष बचेगा। मतलब उस संख्या को जब 13 से भाग देंगे तब भी शेष हमारा 4 ही बचेगा। तो x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू यहाँ रख के आप आंसर कर दीजिए। अब देखिए बात क्या है, समझिए, लॉजिक को समझिए। अगर हम कोई भी संख्या को 65 से भाग देंगे और कुछ शेष बच रहा, इसका मतलब, अब दो बात समझिए। अगर हम कोई भी संख्या को 65 से भाग दे रहे हैं और वो संख्या पूरा कट रहा है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है। रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब है कि हम जिस संख्या को 65 से भाग दे रहे थे वो संख्या 65 का मल्टीपल था, 65 का मल्टीपल था। अगर 65 का मल्टीपल रहेगा तो शेष 0 बचेगा। किसी भी संख्या के साथ ये चीज़ है। अब जहाँ तक 65 का मल्टीपल था वहाँ तक तो हम काट दिए, अब जो नहीं कटा वही ना शेष बचता है, जिसको हम नहीं काट सकते हैं वही ना शेष बचता है। मतलब जो भी संख्या होगा वो 65 का मल्टीपल होगा। मान लेते हैं वो संख्या 65n होगा, 65 गुना n होगा, 65 का मल्टीपल होगा। और शेष कितना बचा, 56। अगर हम 56 जोड़ दें तो हम यही संख्या को 65 से भाग दे रहे थे, यही संख्या को हम 65 से भाग दे रहे थे। तो देखिए इस संख्या को हम जो 65 से भाग दे रहे थे तो ये वाला पार्ट तो 65 से कट जाएगा क्योंकि ये 65 का मल्टीपल है। ये 56 नहीं कटा, 65 आपका शेष, 56 आपका शेष बच गया। अब देखिए, अब इसी संख्या को 13 से भाग देना है, इसी संख्या को हम 13 से भाग दे रहे हैं मेरे भाई। तो 13 पचे 65, ये भी तो 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 का मल्टीपल है तो 65। तो जो संख्या 65 से कटेगा वो संख्या 13 से भी कटेगा क्योंकि 13 का मल्टीपल है 65, ठीक है। तो ये तो पूरी कट जाएगा, क्या बचेगा, 56। तो आपको सिर्फ 56 में भाग लगा देना है 13 से, 13 चौके 52, 52 तक काट दे रहे हैं, 4 मेरा शेष बच जा रहा है। यहाँ पे शेष क्या बता रहा है, x मिल रहा है, मतलब इसी x का वैल्यू 4 है। यहाँ पे रख दीजिए √5 × 4 - 2, 4 पचे 20 में 2 गया 18, √18, 9 दूना 18, मतलब 3√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका बेसिक कहानी है। तो आपको इतना नहीं करना है, जो शेष बच रहा है ना उसी से भाग लगा दीजिए, उसी से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
इस सवाल को देखिए, कहता है कि जब 5 का पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसा सवाल देख के बहुत लोगों के मन में भय समा जाता है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं मालूम होता है। बाकी जिनको पता है वो तो सवाल को एकदम धो देगा सर्फ साबुन लगा के बढ़िया से। कैसे, देखो जो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 5 का पावर 501 को 126 से भागा देना है। रिमाइंडर थ्योरम अभी हम लोग पढ़े हैं वहाँ कोर्स में, अभी आपका जाएगा वीडियो रिमाइंडर थ्योरम का, देखिएगा बढ़िया से, ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 5 का पावर 501 को 126 से भागा देना है, ठीक है। कैसे भागा देंगे, हमको देखना है ना कि क्या 5 का कोई मल्टीपल 126 के आसपास है, 126 से एक ज़्यादा या एक कम, 126 से एक ज़्यादा या एक कम। तो आप ये चीज़ देखते हैं कि 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब कितना 125 होता है, और 125 ना 126 से एक कम है, ठीक, बात समझ गए। अब क्या इसके पावर को हम 3 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 के क्यूब को अलग करना है। तो क्या ये नंबर 501 3 से भागा जा रहा है? जी हाँ, जा रहा है। ये अगर हम इसको 5 और 1 6, 6 3 से जा रहा है, भागा जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 20, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 167। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू, ये देखिए 100 पावर में 167 और भागा 126। डिटेल में समझा दे रहे, नहीं तो आंसर तो एकदम सेकेंड में दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 5 का पावर 3 कितना होता है 125, 125 का पावर 167 और भागा देना है 126 से। अब देखो जब 125 में भागा लगाएंगे 126 से, तो देखो अगर यहाँ 126 रहता तो पूरी कट जाता, एक कम है, एक कम है, मतलब एक क्या, जितना कम रहता है उतना ही ना शेष बचेगा भाई, ठीक है, जितना कम रहेगा उतना ही ना शेष बचेगा। मतलब यहाँ पे 126 से एक कम है, मतलब यहाँ पे -1 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। और -1 का पावर कितना है 167। अगर हम 125 को 126 से भागा देंगे तो -1 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। और -1 का पावर 167। अब देखिए 167 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। जब माइनस का पावर ऑड हो तो हमारा क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। और कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, और जब रिमाइंडर नेगेटिव होगा तो उसमें डिवीजर को जोड़ दीजिएगा। डिवीजर कितना 126 है, तो -1 प्लस 126 कितना 125। मतलब जब इस नंबर को इससे भागा लगाएंगे ना तो 125 क्या बचेगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। बात समझे, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। देखिए इस सवाल को देखिए, कितना अच्छा सवाल है, समझिएगा। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 7200 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर और 7800 सेंटीमीटर है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। सवाल पढ़े, क्या समझे आप, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो आपका खेत है त्रिभुजाकार है और उसका तीनों साइड का लेंथ दे दिया है वो भी सेंटीमीटर में, और जो समतल करने का जो खर्च के बारे में बताया है वो ये बताया है कि जो मेरा खर्चा होगा वो 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर खर्चा होगा। अगर हम एक मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा भूमि को समतल करते हैं तो 20 पैसा खर्च होगा। मतलब खर्च करने का जो यूनिट दिया है वो मीटर में दिया है, और जो भुजा का लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खर्च को कर लीजिए सेंटीमीटर में, या तो आप जो भुजा है उसको चेंज कर दीजिए मीटर में। आसान कौन है भाई, आसान तो भुजा जो आपका सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कर दीजिए। 7200, 3000, 7800 सबको 100 से भागा दे दीजिए, सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो बात हो गया। मतलब अगर मीटर में देखेंगे तो 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर तीनों भुजा का लंबाई होगा। त्रिभुज कैसा है? तो त्रिभुज विषम बाहु है, स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो क्षेत्रफल जितना आएगा उसको 20 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर रुपया में दिया है, हर तरीका से आपको घेरा है, कहीं आप फंस ना जाए। ठीक है, समझना बात को और ध्यान से सीखो। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखो। तो अगर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको चाहिए पहले अर्ध परिमिति। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजा का जितना लंबाई होगा उसका आधा। तो भैया तीनों भुजा का लंबाई कितना है? तो भैया अब देखो, सबको 100 से भाग दिए, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया। अब ये मीटर हो गया। सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। सी को हटा देते हैं, शॉर्टकट में काम चलाते हैं। अब ये हो गया 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा तीनों भुजाओं का जोड़, 72 और 78, 8 दीजिए 80 और 7 15 150 और 30 180। 180 को 2 से भागा देंगे, 90 मीटर मेरा क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज, अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए। एक ही बार में लिखते जाओ। s क्या है? 90 है, गुना s माइनस ए। तो इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। मतलब 90 में 72 गया तो कितना बचा? बोला भैया 18 बचा, गुना s माइनस b। 90 में 30 गया तो कितना बचा? बोला भैया 60 बचा, गुना 90 में 78 गया तो कितना बचा? 90 में 78 गया तो कितना? बोले भैया 12 बचा। ये आया क्षेत्रफल। अब इससे रूट को निकालना होगा ना भाई, ये तो फंसेगा मामला। अब 90 18 में कॉमन क्या है? सर 9 कॉमन है। देखो तो जरा ध्यान से देखो तो 90 को हम क्या लिखेंगे? 90 को हम लिखेंगे 9 गुना 10 और 18 को हम लिखेंगे 9 गुना 2। तो भाई रूट के अंदर 9 गुना 9, 2 9 है तो 1 9 को बाहर निकाल दिए, गुना का चिन्ह लगाओ। अंदर अभी 10 और 2 बचा हुआ है। देखो 60 को हम क्या लिखेंगे? 10 गुना 6, तो 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, ये बाहर आ गया, गुना 10 9 90। ठीक है, गुना अभी आपका देखो 9 बाहर आ गया और 10 बाहर आ गया, अभी 2 और 6 अंदर है। ठीक है, अब देखो 6 दूना 12 और 12, 2 ठो 12 बना तो 1 12 बाहर आ गया। एकदम चालाकी से काम करना, ऐसा नहीं कि फंस जाओ। अब 9 दहिये 90, 9 और 12 9 इठोतल से 108। मतलब जो क्षेत्रफल हो गया वो 1080 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 1080 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने का खर्च कितना है? 20 पैसा। कितना? 20 पैसा। समझ लो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम 20 पैसा को 1/5 रुपया नहीं लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल, 20 पैसा को 1/5 रुपया में बदल दिए, 100 से भागा दे दिए, 1/5 रुपया, क्योंकि ऑप्शन रुपया में है। अब कितना रुपया लगेगा? तो भैया 1080 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से। ठीक है, तो 5 दूना 10, 2 2 2 2 सब में है। यहाँ बचा 8, 5 एकम 5, 1 इसमें, 1 इसमें, या तो ये और 5 6 30, 216 रुपया लगेगा। 216 रुपया आपका क्या हो गया? आंसर। कैलकुलेशन को समझो, एकदम एक हद तक समझो कि हम कैसे इसका आंसर निकाल पाए, नहीं तो इसका कैलकुलेशन लंबा चौड़ा जाएगा भाई। आप खुद करके देखना, आप खुद लंबा चौड़ा करोगे इसका कैलकुलेशन, तो ऐसे आपको नहीं करना है, बात को याद रखो। ठीक है, तो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, छोटा सा कंसेप्ट से ये सवाल बन जाएगा अगर आपको पता है। और पता है बस फिगर, आप जैसे फिगर बनाइएगा सवाल आपका बन जाएगा। देखिए एरिया और ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा सेगमेंट है, इसमें फिगर को अगर आप समझ गए तो सवाल चुटकी में हो जाएगा। इस सवाल पे देखिए, कहता है कि ABCD एक वृत्त त्रिज्या r में अंकित एक चतुर्भुज है। ठीक है, DAB और BCD कोणों के द्विभाजक x और y पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं। सीधी रेखा XY की लंबाई क्या है?
कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, आंसर भी हमारा वेरिएबल में होगा क्योंकि ऑप्शन वेरिएबल में है और अंदर कोई भी नंबर नहीं है। समझते हैं बात को। तो ये बात तो हम समझ गए कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ एक सर्कल बनाते हैं, गोल ना हो तो शिकायत मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, हम बना दिए इसे, चतुर्भुज बना दिए, ठीक है। नाम दे दिए A B C और ये D नाम दे दिए। अब कहता है कि DAB और BCD, देखिए एंगल, ये एंगल का बात किया है, ये एंगल का बात किया है, एंगल कोण DAB और कोण BCD, DAB ये वाला एंगल और कोण BCD ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जब गुजरता है ऐसे, सॉरी टेढ़ा हो गया भाई, यही दिक्कत है मेरे भाई, टेढ़ा हो गया है। ये देखो, ये एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक क्या होता है, जितना वैल्यू इधर का होगा उतना ही वैल्यू इधर का होगा, जितना वैल्यू इधर का होगा उतना ही वैल्यू इधर का होगा, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये सर्कल पर x और y, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट, x और y पे मिलता है। तो ये जो सीधा रेखा है x y, ये जो सीधा रेखा है x y, ये जो सीधा रेखा है x y, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, ये एक्स वाई है क्या, या एक्स वाई बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर हम इसको AC नाम दे दें तो क्या दिक्कत है, AC है क्या, तो AC कुछ और नहीं है, सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का व्यास है, सर्कल का व्यास है, और सर्कल का रेडियस क्या दिया है, R दिया है, रेडियस क्या दिया है, R दिया है। अगर रेडियस R है, यहाँ पे सेंटर है, इधर भी R है, इधर भी R है, तो सर्कल का डायमीटर AC कह लें या XY कह लें, कितना होगा 2R, और 2R हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सीधा सवाल है, 2R हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि XY या AC क्या है, सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, और व्यास जो है सर्कल का डबल होता है, या व्यास का डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। ये इस सवाल से अगर आप समझ रखते हैं, अगर धुरंधर पार्टी होगा अलजेब्रा का समझ रखने वाला, तो सवाल को कूट देगा, एकदम एकदम आसान सवाल है। पूछा है कि यदि x/a + y/b + z/c का वैल्यू √3 दिया है, फिर बोला है कि a/x + b/y + c/z का वैल्यू 0 दिया है, तो x² / a² + y² / b² + c² / z² का मान कितना होगा। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा और वो आंसर लगा देगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको हम बेसिक आइडिया देते हैं, बेसिक से समझाते हैं, समझना ज़रूरी है। बहुत भाई बंधु को समझ में नहीं आता है, ये बात सही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेहनत करिए। मेहनत ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए कुछ भी समझा जा सकता है, कुछ भी सीखा जा सकता है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक बार जी जान से पढ़ जाइए तो वो चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। कुछ और मत समझना, वो चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। देखो तो अगर x/a, y/b और z/c, तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर हम x/a, y/b और z/c को कोई एक सिंगल वेरिएबल नाम दे दें, जैसे कि x/a को हम p माने, y/b को q माने और z/c को r मान लिए, ठीक है। तो हम क्या माने, x/a को p माने, y/b को q माने और z/c को हम r मान लिए। ये हमें जूम कर लिए। अब हम इसके जगह पे p, q और r का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे उल्टा है, a/x, b/y, c/z, मतलब क्या हम a/x को, देखिए यहाँ पे हम x/a का वैल्यू p माने हैं और इसका उल्टा है a/x, तो क्या हम a/x को 1/p लिख दें, बिल्कुल। b/y को 1/q लिख दें, बिल्कुल। c/z को 1/r लिख दें, बिल्कुल। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। समझिएगा,
इसको समझना जरूरी है। बेसिक में यहीं से आंसर आएगा, ठीक है। अगर P 1/P + 1/Q + 1/R का वैल्यू 0 है मेरे भाई, तो आप एक बात बताइए, हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, PQR, और P से भागा देंगे यहाँ बचेगा QR, Q से भागा देंगे यहाँ बचेगा PR, और R से भागा देंगे यहाँ बचेगा PQ, और इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 0। मतलब ये QR + PR + PQ का वैल्यू भी क्या हो गया सर, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक बात समझिए, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। हमसे इसी का स्क्वायर के बारे में पूछा है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात तो आप समझ गए कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हम इसको लिख सकते हैं P + Q + R, P + Q + R का वैल्यू क्या दिया है, √3, और पूछा है इसका स्क्वायर, x² / a² y² / b² c² / z²। मतलब हमें P + Q + R का होल स्क्वायर करना होगा, P + Q + R का होल स्क्वायर करना होगा। तो P + Q + R दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + c² + 2 × AB + BC + CA। मतलब हम इसको लिखेंगे, देखो समझो, जितना गहराई से समझोगे उतना जल्दी एग्जाम में आंसर दोगे और उतना सही आंसर दोगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे P² + Q² + R² + 2 × PQ + QR + PR, और इसका वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, PQ + QR + PR इसका वैल्यू कितना है, तो जी 0 है। मतलब ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचा, PQ + QR + RQ का वैल्यू कितना, 3। यही PQ + RQ + P² + Q² + R², यही चीज़ तो है। मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो गया, 3 हो गया। 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना जल्दी धुरंधर लोग ठोकेगा इस सवाल को, क्या बताए। अलजेब्रा है वही चीज़ जो गहराई से समझ गया ना, उड़ा देगा एकदम। बात समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। सवाल को देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है अलजेब्रा का, और एग्जामिनर का फेवरेट सवाल भी है। कहता है कि यदि 3a + 4b का वैल्यू 2 दिया है, समझ लीजिए, यदि 3a + 4b का वैल्यू 2 दिया है, ab का वैल्यू 36 है, तो 27aq + 64bq का मान कितना होगा। सवाल देखने के बाद थोड़ा सोचिए, दिया क्या है, पूछा क्या है। तो भाई दिया है 3a + 4b = 2 और ab का वैल्यू 36, और पूछा है आपसे 27aq + 64bq का वैल्यू क्या होगा। 27aq + 64bq का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग को आगे ले जाइए, आप ये चीज़ देख पाएंगे। जब हम 3a का क्यूब लगाएंगे तो 27aq होगा, और जब 4b का क्यूब लगाएंगे तो 64bq होगा। मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इसका क्यूब करना होगा दोनों तरफ। तो जब करना है तो कर दीजिए फटाफट। आप इसमें a और b का वैल्यू पुट करने वाला मामला मत सोचिए, क्योंकि वो भारी पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं, 3a + 4b का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब करते हैं, तो इधर हो जाएगा 27aq + 64bq प्लस 3ab होता है, तो 4 × 12 12 × 36ab इंटू a + b होता है, मतलब 3a + 4b होगा, ठीक है, बराबर 2 का क्यूब 8। इतना धुरंधर लोग यहाँ तक सोचेगा, उसके बाद आंसर ठोक देगा 6, सीधा कर देगा 6। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तो आपसे पूछा है 36ab, ab का वैल्यू 1/36 है, मिस्टेक हो गया, ab का वैल्यू 1/36 है, तो
ए बी की जगह पे क्या रखेंगे, 1/36, और ये 36 से 36 हमारा कट जाएगा। ए बी की जगह पे क्या रखेंगे, 1/36, 36 से 36 हमारा कट जाएगा। 3a + 4b की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। मतलब ये बच जाएगा 27a³ + 64b³ प्लस का 2 बचेगा। तो प्लस का 2 आपका उधर जाएगा, 8 में 2 माइनस होगा, 6 आपका इस सवाल का आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बात समझ रहे हैं, पहला 6 इसका आंसर होगा। तो इस मेंटेलिटी के साथ आपको सोचना पड़ेगा। मतलब आप तभी सोच सकते हैं जब आपका पकड़ होगा, किस हद तक आप इस चीज़ को समझते हैं। सीधा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला रट लेना, याद कर लेना अलग बात है, लेकिन उसको क्वेश्चन में जल्दी से अप्लाई करना सबसे बड़ा बात है। एकदम बेसिक सवाल है, ठीक होगा, डरिएगा मत। हम आपको इसीलिए बोलते हैं, कोई भी सवाल हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। कोई भी सवाल हो, चाहे वो मुश्किल कितना भी हो, हम जब उसको देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि सवाल आसान है। सवाल आसान ऐसा बोलने से क्या होता है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है और हम बेहतर सोच पाते हैं। अगर हम पहले देख के डर गए, बहुत मुश्किल सवाल है, तो मेरा दिमाग कहीं ना कहीं ब्लॉक कर जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत आसान सवाल है। सवाल आसान हो तब भी, सवाल मुश्किल हो तब भी। कहता है कि यदि x = r cos θ × cos φ, y = r cos θ × sin φ और z = r sin θ है, तो x² + y² + z² का मान क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, सबका वैल्यू दे दिया है। x का वैल्यू दे दिया है r cos θ cos φ, y का वैल्यू दे दिया है r cos θ sin φ और z का वैल्यू दे दिया है r sin θ। और हमसे पूछा है x² + y² + z² का वैल्यू दिया है। x, y और z का वैल्यू पूछा है, x² + y² + z² का वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। x का जो वैल्यू दिया है, y का जो वैल्यू दिया है, z का जो वैल्यू दिया है, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूछा है x² + y² + z²। तो जब सबको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखो, x का स्क्वायर करेंगे x², y का स्क्वायर करेंगे y² प्लस z का स्क्वायर करेंगे z²। यही हमसे पूछा है। तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ करना है। अब जब इसका स्क्वायर r cos θ × cos φ, तो ये हो जाएगा r² cos² θ × cos² φ हो जाएगा, प्लस का साइन r cos θ sin φ, ये भी हो जाएगा r² cos² θ × sin² φ प्लस z² यहाँ लिखें r sin θ को क्या लिखेंगे, r² और sin² θ। एकदम आसान खेला करना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से क्या, अगर हम यहाँ से r cos² θ और r cos² θ को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, इन दोनों टर्म से अगर हम r cos² θ और r cos² θ, यहाँ r cos² θ को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा cos² φ और sin² φ। यही दोनों बच जाएगा, cos² φ प्लस sin² φ, और cos² θ प्लस sin² θ कितना 1 होता है। तो cos² φ प्लस sin² φ मिला के क्या 1 देगा, मतलब यहाँ मेरा बच जाएगा r cos² θ जो हम कॉमन लिए, और प्लस इधर बच जाएगा r² sin² θ। अब हम यहाँ से जब r² को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा cos² θ प्लस sin² θ जो कि क्या देगा 1 देगा। मतलब x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू क्या, r², किधर है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, एकदम हर एक चीज़ को एक हद तक समझिए कि ताकि आप एग्जाम में बस बना के आ जाएं सही सही समय के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम घुसे पड़े हैं कोई भी चीज़ में। आपको बहुभुज पॉलीगन का फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। सवाल बहुत फेवरेट है, आजकल ट्रेंडिंग में है, कोई भी एग्जाम में डाल दे रहा है, ठीक है। कहता है कि एक समबहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो आपको अंतःकोण
अंतःकोण और बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना होगा। तो भाई अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिया है, अंतःकोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस जो है 140 डिग्री है। तो भाई इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, ये अंतःकोण का फॉर्मूला होता है। और बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। अब n यहाँ क्या है, तो भुजाओं की संख्या है, इनका डिफरेंस कितना दिया है 140 डिग्री। डाटा सही लिखे हैं ना, ठीक है, डाटा सही है 140 डिग्री। अब यहाँ से n का वैल्यू पूछा है, भुजाओं की संख्या कौन बताएगा, n बताएगा, नंबर ऑफ साइड्स n है, ठीक है। अब देखो, अब जरा इसको देखो, n एलसीएम सेम है, तो जी इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको इधर से मिटा के, इसको इधर से मिटा के 140 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये सिंपल घटाना है दोनों को, तो इसको 9 दूना 18, 180n माइनस 9 चौके 36, 360 और सही है ना, कहीं पे मिस्टेक किए क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 360 बराबर 140 डिग्री n। अब ये 360 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, और 180 में 140 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। मतलब 180 n में 180 डिग्री n में 140 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में 140 जाएगा तो 40 बचेगा। मतलब 40n इक्वल टू 40 डिग्री n इक्वल टू 360 720 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, 0 0 4 से काटेंगे 18 बार में n का वैल्यू कितना होगा, 18 होगा। मतलब उस बहुभुज में जिस बहुभुज के बारे में ये कहा गया है कि उसके अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है, उस बहुभुज का 18 भुजा है, सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। 18 साइड से वो घिरा हुआ है और 18 साइड क्या है, बराबर है। इसको याद रखिएगा आप, इसको याद रखिएगा कि सम बहुभुज के अंतःकोण सवाल बहुत फेमस है। अंतःकोण का फॉर्मूला, अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटा n। n क्या है, भुजाओं की संख्या। और बाह्य कोण बराबर रखिएगा 360 डिग्री बटा n। n क्या है, भुजाओं की संख्या। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। सवाल आप टाइम एंड स्पीड का बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर बेसिक से जाएंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, वो जो हम आपको रेशियो बताए हैं, अगर वो रेशियो पता है तो आप आसानी से सवाल को तोड़ देंगे, ठीक है। कहता है कि एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलती है। एक कार उधर से आ रही है, एक कार इधर से जा रही है, दोनों एक ही समय पर चलती है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक आ रही है तो एक उधर जा रही है, ठीक है। और दोनों जो है t घंटा बाद मिलता है, t आवर के बाद मिलता है, और मिलने के क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यदि कार A की गति 55 किलोमीटर पर आवर है तो कार B की गति क्या होगी। समझाते हैं आपको एक मैप के जरिए, एक लाइन के जरिए। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, ये इधर से चल रही है, इधर से आ रही है कार B और इधर से जा रही है कार A, ठीक है। ये दोनों कहीं पे मिलती है t घंटा बाद। कितना घंटा बाद, t घंटा बाद, t घंटा बाद मिली। अब देखो ये कार, ये और B दोनों कार यहाँ पे मिलने के बाद देखो B इधर जा रहा है और A इधर जा रहा है, तो B को यहाँ से यहाँ जाने में A को यहाँ से यहाँ जाने में लग गया 5 घंटा और B को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग गया 6 घंटा, ठीक है। और A का स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर। B का स्पीड मालूम नहीं है। डाटा एग्जैक्ट यही है, डाटा यही है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो एक रेशियो हम आपको बताए हैं, सही है ना, 5 घंटा और 6 घंटा, ठीक है।
देखो ये कभी कभी क्या होता है कि लिखने में उल्टा लिख देता है आदमी। समझो, कार ए जो है यहाँ से यहाँ पे आई और कार बी यहाँ से यहाँ पे, दोनों का यहाँ पे मिलन हुआ। मिलने के बाद कार ए चल गई यहाँ पे और यहाँ से यहाँ जाने में 5 घंटा, कार बी को यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटा। इसको सावधानी से लिखिए, उल्टा पलटा मत लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं सही है। लेकिन देखो अगर हम यहाँ पे गलत लिखती हैं तो आप गलत समझ लेंगे, आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इस कंडीशन को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे बेसिक तरीक़ा से, तो एक रेशियो निकल के आता है SB अपॉन SA इक्वल टू रूट अंडर TA अपॉन TB। ठीक है, अब S क्या है और T क्या है, S क्या है और T क्या है। अब S क्या और T क्या है। SB दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का स्पीड है, SA पहला वाला ऑब्जेक्ट का, ये A कार A का स्पीड है और ये कार B का स्पीड है। ये कार A का टाइम है और ये कार B का टाइम है। समझ गए, सावधानी से रखना है। अब हमें दूसरा वाला कार का गति, कार B का गति निकालना है। यहाँ पे AB दिया हुआ इसीलिए हम SB और SA लिख दिए। ये रेशियो आपको याद रखना है कि अगर 2 कार एक दूसरे की ओर चल रहा है, ठीक है, और दोनों यहाँ पे मिलने के बाद इस कार को यहाँ से यहाँ जाने में मान लेते हैं कि T1 टाइम लगा और इस कार को यहाँ से यहाँ जाने में T2 टाइम लगा। ठीक है, तब इनका स्पीड का रेशियो क्या होगा समय के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा। ठीक है, इसका स्पीड S1 मान लेंगे, इसका स्पीड S2 मान लेंगे। तो आप ऐसे करके रेशियो लिख लीजिएगा, बहुत फायदेमंद है। अब SB तो हमें निकालना है, B का स्पीड निकालना है। A का स्पीड दिया है 55 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए भाई, टाइम हम कहीं गलत नहीं ना लिख दिए हैं, 5 और 6। ठीक है, हाँ, इसको 5 घंटा का समय लगा है और इसको 6 घंटा का समय लगा है। दोनों पे रूट है, दोनों पे रूट लगा दिए। अब यहाँ से क्या आएगा, कार B का स्पीड आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, SB बराबर 55 को उधर ले जाएंगे, गुना में आ जाएगा। देखिए 55 जो है एक ही ऑप्शन में है, 55 एक ही ऑप्शन में सवाल देता है तो साथ साथ ऑप्शन भी अच्छा देता है। ठीक है, चाहता तो 55 हर एक ऑप्शन में लगा सकता था, तब पूरा सॉल्व करता। अब जैसे हमें 55 दिखा एक ही ऑप्शन में है तो हम D के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर है 5/6, इसको ना 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से। जब ये देखो, ये हम यहाँ वाला कैलकुलेशन को यहाँ लिख रहे हैं, जब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6 गुना 6 कितना 36, मतलब नीचे मेरा क्या 6 बच जाएगा और ऊपर 6 × 30 √30 बच जाएगा। 55 √30/6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर D हमारा क्या है, आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस रेशियो को आप समझिएगा तो ऐसा बड़ा सवाल अब बेसिक तरीका के में जाने से बच जाइएगा। एकदम बेहतरीन सवाल है और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, कहता है कि अनिल ₹7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए दिया। अनिल जो है दुबे को उधार दिया ₹7200 3 साल के लिए। ठीक है, और ₹8400 राघव को दिया 4 वर्ष पे। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, लिखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए उधार देता है साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज लिख देते हैं, साधारण ऊपर लिख दें, ब्याज नीचे लिख दें। ठीक है, तो अनिल जो है ₹7200 दुबे को 3 साल के लिए देता है और ₹8400 राघव को 4 साल के लिए देता है। ठीक है, और साधारण ब्याज के रूप में टोटल उसको ₹4968 मिला। तो कहता है कि प्रति वर्ष ब्याज का दर ज्ञात करिए। 2 तरीका है, एक तो आप सीधा बेसिक फॉर्मूला से जा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, या आप ऑप्शन के थ्रू इस चीज़ को सोच सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हाल में आपको कैलकुलेशन करना होगा।
देखिए, तो अनिल को 7200 रुपये दिया 3 साल का, तो अनिल से 3 साल का ब्याज लिया, और राघव से 8400 रुपये दिया और उससे 4 साल का ब्याज लिया। तो यहाँ से 3 साल का और यहाँ से 4 साल का टोटल ब्याज 5968 रुपये उठाया। मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तब जो है 4968 रुपये आएगा। अगर हम बेसिक का बात करते हैं तो पहला केस में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब 7200 गुना 3 और रेट को मानते हैं R% बटा में 100 है, तो ये 0 कट जाएगा, प्लस ऊपर भी ये 0 हमारा कट जाएगा, प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा में 100 है, तो ये आपका 8400 है, 2 0 हट जाएगा, मतलब 84 और टाइम है 4 वर्ष और रेट है R, बराबर कितना मिला 4968 रुपया। तो अब इनको सॉल्व करके यहाँ से R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 7 तिहाई 21, 216 R प्लस 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और 1 33, 336 R बराबर 4968। जोड़ दीजिए 200 300 500 और 36 और 16 52, 552 हुआ ना, 552 R बराबर 4968। ठीक है, अब यहाँ से R का वैल्यू आएगा। तो अगर आप यहाँ तक कैलकुलेशन करते हैं तो इसको इससे भाग मत लगाइएगा। आप देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, 2 को यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 8 से अगर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम R का वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 दूना 16 6 आएगा, अगर हम R का वैल्यू 10 रखते हैं तो 0 आएगा, अगर हम R का वैल्यू 12 रखते हैं तो 4 आएगा, R का वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 दूना 18, मतलब R कितना हो जाएगा 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 9%। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं कि देखिए ऑप्शन से आप जब सोचिएगा तो आप सबसे पहले 10% को रखिएगा। ठीक है, जैसे ही 10% को रखिएगा तो 3 साल में 30% मिलेगा यहाँ, और यहाँ पे 3 साल में 30% और यहाँ पे 4 साल में 40% मिलेगा। तो 7200 का 30% और 8400 का 40% को जोड़ेंगे तो भैया 4968 से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 9% हमको मालूम है, तो 4968 से ज़्यादा आएगा, मतलब 10 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो और ज़्यादा देगा। तो या तो 9 होगा या तो 8 होगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 10 से थोड़ा सा कम हम 9 को आंसर टिक कर सकते हैं, अगर आपका लॉजिक मजबूत है तो। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस। उम्मीद है आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को देखें और देखना मेरे भाई, क्योंकि समय बहुत क्रूशियल है और एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।